हेलो एवरीवन। पिछले शॉक के वीडियो में हमने देखा था सारे टाइप के शॉक जो हमारा कैटेगराइज था मेनली 4 टाइप में, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, कार्डियोजेनिक एंड लो रेजिस्टेंस शॉक। ये 4 शॉक को हमने कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड चेक इट आउट अगेन। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, इसके अलावा कंपनसेटरी मैकेनिज्म, और अगर टाइम बचता है तो हम देखेंगे ट्रीटमेंट भी। ठीक है, देखो सबसे पहले सीवियरिटी के बेसिस पे हमने इतने तरह के शॉक पढ़े, पर बॉडी की कुछ तो बॉडी अगर शॉक में बॉडी जाती है तो बॉडी कुछ तो करती होगी। इस बेसिस पे कितना सीवियर है शॉक उतना ही कम चांस है बॉडी को उसको कंपनसेशन के थ्रू बचाना। अब देखो इसके 3 टाइप होते हैं मेनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब फर्स्ट क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव, सेकंड प्रोग्रेसिव एंड थर्ड रिफ्रैक्टरी। अब हम बात करते हैं पहला जो है हमारा वो फर्स्ट या नॉन प्रोग्रेसिव शॉक है। ये देखो इसको हम कंपनसेटरी शॉक बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये बॉडी हमारे कंपनसेशन के थ्रू ठीक कर सकती है। अब हम आगे पढ़ेंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म। दूसरा आता है, इसमें हम दूसरा पॉइंट देखें तो वो होता है कि इसमें कार्डियक आउटपुट इतना भी कम नहीं हुआ है कि बॉडी रिकवर नहीं कर सके। इसमें अगर हम हेमरेजिक शॉक की बात करें जिसमें ब्लड लॉस हो रहा है तो 10 to 15% ब्लड लॉस है, और अगर 10% ब्लड लॉस होता भी है तो बॉडी बिना किसी मेजर शिफ्ट के, बिना किसी मेजर ड्रास्टिक इफेक्ट के बॉडी इसको कंपनसेट कर लेती है। तो पहला हो गया हमारा कंपनसेटरी नॉन प्रोग्रेसिव। दूसरा आता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का नाम समझ में आ रहा है कि अगर हमने इसको रोका नहीं ना तो ये थर्ड स्टेज में प्रोग्रेस हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमारा 15% तक हमने पढ़ा प्रोग्रेसिव था, नॉन प्रोग्रेसिव था, तो अब 15 से ज़्यादा मतलब 15 से 20% ब्लड लॉस अगर होता है बॉडी में तो इसमें आ जाता है प्रोग्रेसिव स्टेज में। अब इसमें क्या दिक्कत होती है कि हमारी बॉडी की कितने भी कंपनसेटरी मैकेनिज्म चल जाए लेकिन बॉडी उस कंडीशन को रिकवर नहीं कर पाती और हमारा जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम है वो डिटोरिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण होगा क्या कि अगर मैंने इस पर्टिकुलर स्टेज ट्रीटमेंट नहीं दिया तो बॉडी एक पॉजिटिव फीडबैक साइकिल चलाने लगेगी, और पॉजिटिव फीडबैक का जितना एडवांटेज होता है उससे बहुत ज़्यादा उसका डिसएडवांटेज होता है किसी भी डिसीज़ के केस में, कि अगर ये एक बार शुरू हो जाए तो अगर ये कंडीशन 10% वर्स्ट थी तो पॉजिटिव फीडबैक के बाद वो 50, 60, 70 ऐसे वर्स्ट होती ही जाएगी। तो इसीलिए हमको यहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। फाइनली आता है हमारा तीसरा, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टरी शॉक। अब रिफ्रैक्टरी शॉक मतलब फाइनल, खत्म हो चुका है, दिस इज इरिवर्सिबल शॉक। इसमें क्या है कि बॉडी का ना कोई कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम कर रहा है ना कोई मेडिसिन काम कर रहा है, अल्टीमेटली जो पेशेंट है वो डेथ में जाएगा ही जाएगा। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या ये होता क्यों? ये होता है जो हमारे हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड्स है बॉडी में वो पूरे के पूरे खत्म होने लगते हैं। ठीक है, हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड खत्म हुआ, अल्टीमेटली हमारी बॉडी एनर्जी के सिस्टम पे ही चल रही है। जैसे जैसे एनर्जी सिस्टम खत्म हुआ वैसे हमारे लंग्स, हमारे किडनी, हमारे लिवर सब के सब नेक्रोसिस की कंडीशन में चले जाएंगे एंड अल्टीमेटली द पेशेंट विल डाई। तो दिस वाज द 3 सीवियरिटी ऑफ द शॉक, दैट इज नॉन प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव एंड रिफ्रैक्टरी शॉक। अब हम बात करते हैं, हमने पहले में पढ़ा नॉन प्रोग्रेसिव में बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ठीक कर लेती है। अभी कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है? एक तो होता है शॉर्ट टर्म, मतलब जो मिनटों और सेकंड्स में हो, दूसरा इंटरमीडिएट टर्म जो कि कुछ दिनों में हो, कुछ मिनटों में हो, कुछ घंटों में हो, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म जिसको चाहिए काफ़ी टाइम। ठीक है, मतलब दिन चाहिए, महीने चाहिए, इसको वीक्स चाहिए रिकवर होने के लिए। अब आते हैं पहले रैपिड या शॉर्ट टर्म। इसमें क्या होता है, इसमें 3 तरह के रिस्पॉन्स हमको पढ़ना है, बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर एंड सीएनएस सिस्टमिक रिस्पॉन्स। इंटरमीडिएट में हमको पढ़ना है 3 चीज़ें, रास, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड कैपिलरी शिफ्ट मेथड। लॉन्ग टर्म में हमको पढ़ना है एक तो रेड सेल मास का रिस्टोरेशन और दूसरा प्लाज्मा वॉल्यूम और प्लाज्मा प्रोटीन्स का रिस्टोरेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट है हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरोरिसेप्टर के बारे में। तो जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स जो हमको डिस्चार्ज निकल रहे थे, इंपल्स निकल रहे थे, वो भी कम हो गए। जैसे ही वो कम हो गए तो हमारा जो वेसोमोटर सेंटर है वो बढ़ गया। ठीक है, सिंपैथेटिक वेसोमोटर सेंटर बढ़ गया, जिसके कारण क्या हो गया, वो इफेक्ट करेगा हमारे हार्ट को, हमारे आर्टरीज को, हमारे वेन्स को, सबका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। वेसोमोटर सेंटर का मेनली काम होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करवाना, तो सबका कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो जहाँ सर्कुलेशन में हमारा ब्लड चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा, और वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण क्या होगा, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो वापस नॉर्मल के पास आ जाएगा। दूसरा आता है कीमोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर का एग्जांपल होगा जैसे कि एक्यूट हेमरेज। अब एक्यूट हेमरेज के केस में क्या हुआ, हमारे जितने भी आरबीसीज थे, बहुत सारे आरबीसीज का लॉस हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई। अब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हुआ तो बॉडी दिखाएगी सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया और एसिडोसिस भी करवा देगी क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ेगा। अब इस केस में क्या होगा, हमारा जो कीमोरिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, और कीमोरिसेप्टर्स स्टिमुलेट होने के बाद दोबारा हमारा क्या कर देंगे, वेसोमोटर सेंटर को एक्टिवेट कर देंगे। वेसोमोटर सेंटर एक्टिवेट होकर दोबारा हमारा कंपनसेशन गया था, जो भी हमारा लॉस हुआ था उसको वापस लाएगा। ये कब होता है, मेनली जब हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 60 mmHg से कम हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 60 to 160 के रेंज में कंपनसेशन कर लेता है बैरोरिसेप्टर के थ्रू। 60 से कम हुआ तो कीमोरिसेप्टर में चला जाता है, और तीसरा आता है जो 50 से भी कम हो और बहुत कम टाइम के लिए हो, दैट इज सीएनएस सिस्टमिक रिस्पॉन्स। तो सीएनएस सिस्टमिक रिस्पॉन्स में आपको सेम जैसे बैरोरिसेप्टर कीमोरिसेप्टर का मैकेनिज्म वैसे ही है, इसमें बस सीन क्या है कि ये और भी ज़्यादा सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करवाते हैं, जिसके कारण और भी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा।
अब आता है फाइनली हमारे, हम देखते हैं लॉन्ग टर्म में कैसे होता है। तो लॉन्ग टर्म की बात करें तो हमने इसमें पढ़ा कि दिन लग जाते हैं, घंटे महीने लग जाते हैं इसको ठीक करने में। सबसे पहले जैसे कि क्या है, पहला बॉडी कोशिश करता है कि जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम है और प्लाज्मा प्रोटीन है वो रीस्टोर हो जाए। अब इसके लिए बॉडी क्या करता है, जो हमारा एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर टिश्यू स्टोर टिश्यूज में जो स्टोर हो रखा था एल्ब्यूमिन, उसको लेके आएगा और उसको सर्कुलेशन में डालेगा, पहला प्लाज्मा प्रोटीन्स को, मेनली एल्ब्यूमिन को। और ये काम करने के लिए बॉडी को लग जाते हैं ऑलमोस्ट 12 to 72 आवर्स। तो 72 आवर्स के अंदर हमारा प्लाज्मा प्रोटीन और प्लाज्मा वॉल्यूम तो मेंटेन हो जाता है। अब दूसरा हमको रिस्टोर करना है रेड सेल मास को। तो रेड सेल मास को रिस्टोर करने के लिए बॉडी क्या करती है, हमारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा देती है। अगर ये हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, एरिथ्रोपोइसिस का पूरा प्रोसेस बढ़ जाता है, मतलब आरबीसी बढ़ जाएगा, आरबीसी का सिंथेसिस बढ़ जाएगा बोन मैरो से, और इसको कम से कम लगते हैं 10 दिन। तो 10 दिन के अंदर हमारा जो रेड सेल का मास है वो भी रिस्टोर हो जाता है। तो ये हो गया हमारा क्या, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के सारे स्टेप्स। अब आते हैं फाइनली ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। ट्रीटमेंट ऑफ शॉक मेनली 5 तरह से होते हैं। सबसे पहले जनरल मेजर्स हम क्या लेंगे, दूसरा रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या काम करेंगे, तीसरा ऑक्सीजन थेरेपी, चौथा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और पांचवा आता है सिंपैथेटिक ड्रग्स। अब देखो, पहला जनरल मेजर्स की बात करें तो ये मेनली होता है हाइपोवॉल्यूमिक और हेमरेजिक शॉक के केस में। अब हाइपोवॉल्यूमिक का केस है, ठीक है, उसमें वॉल्यूम ऑलरेडी कम है, तो अगर मैं किसी ऐसे पेशेंट को ऐसे रूम में रख दूं जहाँ पे बहुत गर्मी है तो क्या होगा, इवेपोरेशन के थ्रू, स्वेटिंग के थ्रू उसका बहुत सारा पानी और निकल जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे पेशेंट को रखते हैं ठंडे रूम में, कोल्ड टेम्परेचर में रखते हैं, जिससे कि स्वेटिंग के थ्रू हाइपोवॉल्यूमिया ना हो। दूसरा, जो पेशेंट है उसका जो फुट है, उस जो फुट बेड, फुट की तरफ जिधर की साइड बेड में फुट है उसको हम 6/12 डिग्री से उठा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इंट्रावेनस रिटर्न बढ़ जाता है। वेनस रिटर्न बढ़ेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। और किस में मेनली काम आता है, हेमरेजिक और न्यूरोजेनिक शॉक में। अब दूसरा आता है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट मतलब किसी और चीज से रिप्लेस करना या नया ऐड करना। इसमें होता है कि सबसे पहले हेमरेजिक शॉक। हेमरेजिक शॉक मतलब मेरा क्या हो गया, ब्लड लॉस हो गया। अब ब्लड लॉस हो गया है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहला। दूसरा, डेक्स्ट्रैन से। डेक्स्ट्रैन, अगर हमारे पास ब्लड नहीं है, हमारे पास प्लाज्मा नहीं है, तो हम एक केमिकल डालेंगे जिसको बोलते हैं डेक्स्ट्रैन, जिससे भी हमारा हेमरेजिक शॉक थोड़े हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा हमारा आता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में मेरा क्या हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। तो ब्लड वॉल्यूम को वापस लाने के लिए हम करेंगे आईवी इन्फ्यूजन, जिसमें हम जो बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, जो लॉस हो गए हैं, उसको दोबारा लेके आएंगे। अब तीसरा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ऑक्सीजन थेरेपी में हम ऑक्सीजन देंगे। तीसरा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली हम प्रेफर करते हैं किसी को इन केस ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। और चौथा, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स वेसो कंस्ट्रक्शन करवा देंगे और एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या हो रखा है, वेसो डायलेशन। फिर चौथा आता है हमारे पास सिंपैथेटिक ड्रग्स। सिंपैथेटिक ड्रग्स में ड्रग ऑफ चॉइस है डोपामिन, पर अगर डोपामिन नहीं होता है तो हम देते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। और डोपामिन है क्या, सिंपैथेटोमायोमेटिक्स, मतलब जो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी है उसको ही बढ़ाने का काम करता है, उसी की तरह एक्ट करता है और बॉडी में सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स जनरेट करता है। दिस वाज द 5 मेजर ट्रीटमेंट, दैट इज general measures, then replacement therapy, oxygen therapy, and then glucocorticoids, and finally sympathomyomatic drugs. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, जस्ट डू राइट मी द कमेंट सेक्शन एंड जस्ट टेल मी द टॉपिक you want the note of and you want to make the topic understand. I will definitely try to help you out. Thank you so much for watching and thank you so much for your love too.